हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले वीकली कॉन्टेस्ट 451 का ट्यूटोरियल। इस कॉन्टेस्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम लॉग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दो लॉग्स दिए हुए हैं, दो लॉग्स दिए हुए, लॉग्स का बेसिकली साइज़ दिया हुआ है आपको, और आपको बताया गया है कि आपके पास 3 ट्रक है। ठीक, आपके पास 3 ट्रक है और हर ट्रक की कैपेसिटी क्या है, एटमोस्ट के यूनिट का आप लॉग रख सकते हो उसमें, यानी कि एटमोस्ट के लेंथ का लॉग रख सकते हो आप। आपके पास क्या है, आपके पास 2 लॉग है। तो तीसरा ट्रक क्यों दिया हुआ है, तीसरा ट्रक दिया हुआ है कि अगर मान लो कोई एक लॉग ऐसा है जो कि ऑलरेडी के से बड़ा है, क्योंकि के से बड़ा लॉग किसी एक ट्रक पे नहीं रख सकते हो। तो अगर के से बड़ा किसी भी ट्रक पे लॉग है तो क्या करो, आप उस लॉग को काट के क्या कर सकते हो, किसी अगले ट्रक पे रख सकते हो। ठीक, तो आपको बेसिकली इन लॉग्स को 3 ट्रक में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मान लो 2 में ही आ गए आपके लॉग्स तो फिर आपका कोई काम ही नहीं है, तो आपको कुछ काट पीट के रखना नहीं है। लेकिन ऐसा अगर हो सकता है कि किसी एक ट्रक का लॉग बड़ा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको काट के अगले ट्रक पर रख दो। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों ट्रक्स के लॉग बड़े हैं, क्योंकि आपके पास केवल 3 ही ट्रक हैं। तो एक ही लॉग एटमैक्स काट के किसी दूसरे ट्रक पे आप शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में दिया हुआ है आपको कि हमेशा पॉसिबल होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉग्स। ठीक, अब क्या है मेन चीज़ है कि आपको क्या बताना है, आपका कॉस्ट होगा। एक कॉस्ट क्या होगा कि आपने लॉग को काटा, तो अब दोनों जो लॉग्स का साइज़ है, मान लो एक लॉग था आपका 5 साइज़ का, आपने क्या किया, उसको 3 और 2 के 2 पीसेस में तोड़ा, तो अब आपका एक 3 साइज़ का लॉग बना, एक 2 साइज़ का लॉग बना। तो आपका कॉस्ट क्या होगा, इन दोनों साइज़ का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक 3 साइज़ का लॉग था, एक 2 साइज़ का लॉग था, तो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा 6। तो उसका कॉस्ट क्या होगा, इस पार्टीशन वाले ऑपरेशन का, इस कट का कॉस्ट आपका होगा 3 × 2 दैट इज़ 6। ठीक, आपको क्या करना है, आपको इस कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। अगर आपके मान लो दोनों लॉग्स की साइज़ क्या है, दोनों लॉग्स आपके मान लो के से छोटे या बराबर है, तो आप क्या हो सकता है, तो आपका कोई आपको पार्टीशन करना ही नहीं है, कोई आपको कट लगाना ही नहीं है, आपका दोनों ट्रक्स में ऑलरेडी लॉग्स रखे हो, 0 हो जाएगा आपका कॉस्ट। लेकिन आपका मान लो कोई एक लॉग बड़ा है, तो अब आप पार्टीशन देखो कहाँ से करोगे, ये आपका मेन चीज़ है। तो मेन चीज़ ये होती है कि अगर मान लो नंबर है कोई 7, ठीक, इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसको आप जितना 20 से डिवाइड करोगे, यानी कि इसको मान लो आप 4 और 3 के पार्ट में डिवाइड करोगे, उतना ही ये नंबर आपका, इसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा। अगर आप मान लो इसको 6 और 1 में डिवाइड करोगे तो ये सबसे छोटा इसका मल्टीप्लिकेशन आ सकता है। अगर आप 5 2 पे जाओगे तो ये देखो सबसे छोटा होगा, ये 6 होगा, ये आपका 10 होगा, और ये सबसे बड़ा 12 होगा। जैसे जैसे आप इसको बीच में लाते जाओगे, यानी कि जैसे जैसे आप मान लो एक तरफ को बहुत बड़ा कर दिया, एक तरफ को बहुत छोटा कर दिया, तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सबसे छोटा आएगा। फिर आप जैसे जैसे इसको बैलेंस करते जाओगे कि आप दोनों को बीच में लाते जाओगे मल्टीप्लिकेशन की चीज़ों को, उतना ही आपका क्या होगा, उतना ही आपका नंबर बड़ा होता जाएगा। तो आपका यही है कि जितना एट मैक्स आप काट सकते हो लॉग का साइज़, उतना बड़ा लॉग काट दो और बचा हुआ अगले लॉग में डाल दो। तो यानी कि मैक्सिमम आप क्या काट सकते हो, मैक्सिमम आप के का काट सकते हो, क्योंकि के से बड़ा आप किसी एक ट्रक पे लोड नहीं कर सकते हो। तो क्या होगा, तो आपका मान लो एक कोई भी एक लॉग आपका मान लो के से एक्सीड कर रहा है, तो आप क्या करोगे, एक के साइज़ का उसमें से लॉग निकाल लो, एक m - के साइज़ का लॉग निकाल लो। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो आपका सबसे मिनिमम पॉसिबल होगा किसी भी कट का मल्टीप्लिकेशन का। तो देखो यही है कि आपका अगर n वाले लॉग बड़ा है तो आप k इंटू क्या करोगे, n - के कर दोगे। अगर आपका m वाला लॉग बड़ा है तो k इंटू m - के कर दोगे। अदरवाइज़ क्या होगा, 0 तो आपका इनिशियली है ही। ठीक, तो इसमें बस यही एक चीज़ थी कि आप इसको पार्टीशन कहाँ से करोगे, तो सच दैट कि आपका मल्टीप्लिकेशन जो हो वो सबसे मिनिमम है। ठीक, तो वो ये होता है कि अगर आपको मैक्सिमम लाना है तो जितना बीच से हो सके उतना पार्टीशन करो, और अगर आपको मिनिमम लाना है तो जितना आप किसी एक को एक्सीड कर पाओ उतना ज़्यादा एक्सीड करने की कोशिश करो। ठीक, तो ये आपका लॉजिक था पहले क्वेश्चन का। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है कि रिजल्टिंग स्ट्रिंग आफ्टर एडजेसेंट रिमूवल्स। तो इसमें क्या है, इसमें आपको क्या करना है, एक ऑपरेशन है जो मल्टीपल टाइम्स आपको परफॉर्म करना है। वो क्या है कि आपको क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट कैरेक्टर्स जो कि आपके कंसेक्यूटिव इन अल्फ़ाबेट है, उनको क्या करना है, आपको रिमूव करना है। यानी कि अगर आपका मान लो ए और बी अगर आप साथ साथ हैं, या फिर बी और ए साथ साथ हैं, डिस्टेंस केवल एक होनी चाहिए इन दोनों की आपस में, और जेड और ए ये एक तरीके से इनको मान रहे हैं एडजेसेंट कैरेक्टर्स, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये एक सर्कुलर है। तो यानी कि ए के बगल में बी आएगा, इसके बगल में वाई आएगा, और ऐसे ही जेड के बगल में आपका ए आएगा। ठीक, तो ये जेड और ए को भी कंसेक्यूटिव मान रहे हैं। ठीक, आपका कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स अगर आपके पास हैं कहीं भी तो लेफ्ट मोस्ट कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स आप क्या करोगे, रिमूव कर दोगे इस स्ट्रिंग में से। तो अगर हम इसको थोड़े बड़ी पिक्चर में देखें, तो अगर मान लो आपकी स्ट्रिंग है जेड बी ए सी डी, मान लो ये आपका। ठीक, तो देखो अब आपका सी डी भी आपका एडजेसेंट कैरेक्टर्स हैं, और आपका बी जो है वो कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स हैं। अब रिमूव लेकिन कौन सा करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है साफ साफ
कि क्या करना है, हमेशा लेफ्ट मोस्ट पेयर वाला रिमूव करना है। तो क्या करोगे, तो आप हमेशा लेफ्ट मोस्ट रिमूव करोगे, यानी कि बी ए रिमूव करोगे। यहाँ पे बी ए रिमूव किया आपने तो बी ए पूरा हट गया। अब स्ट्रिंग क्या बची, ZACD। अब क्या रिमूव करोगे, आप CD रिमूव करोगे या फिर ZA रिमूव करोगे। ZA भी आपका एडजेसेंट है तो ZA रिमूव करोगे। ZA रिमूव किया, अब बचा CD। अब क्या रिमूव करोगे, अब CD बचा तो CD रिमूव कर दोगे। तो आपकी स्ट्रिंग इस केस में कुछ भी नहीं बची। आपको बताना है कि मिनिमम क्या स्ट्रिंग आपकी बचेगी। मिनिमम क्या, आप ऑपरेशन क्योंकि आपको एक ही परफॉर्म कर सकते हो तो आपकी एक ही स्ट्रिंग बचेगी, तो आपको रिजल्टिंग स्ट्रिंग एक तरीके से बतानी है। तो मतलब कि ये सिमुलेशन टाइप के क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है कि जब जब आपको एडजेसेंट कोई भी आपका कंसेक्यूटिव मिलेंगे तब तब उसको हटाते जाना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टार्टिंग से प्रोसेस करने की कोशिश करोगे स्ट्रिंग को। Z आया आपका, फिर B आया, फिर आपका A आया। तो आपको ए के पहले आपको दिखा कि हाँ पिछला वाला कैरेक्टर क्या था, पिछला वाला कैरेक्टर जो था वो आपका A का कंसेक्यूटिव कैरेक्टर था, तो आप B और A को रिमूव कर दोगे। लेकिन इसमें जस्ट पहले वाला स्टोर करना ही काम काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपको देखो इस वाले A के लिए अब आपको इससे पहले वाला कैरेक्टर से इसको मैप कराना है। ठीक, तो इस केस में क्या काम आएगा, इस केस में आपका सबसे यूजफुल टूल है स्टैक। स्टैक क्योंकि क्या होता है, स्टैक लास्ट मोस्ट चीज़ को सबसे ऊपर रखता है, और आपका जब भी ए आएगा वो क्या होगा, वो हमेशा लास्ट मोस्ट चीज़ से ही जाके कंपेयर करेगा अपने आप को कि क्या मैं इसका कंसेक्यूटिव हूँ कि नहीं। अगर मैं इसका कंसेक्यूटिव हूँ तो इसको रिमूव कर दो, स्टैक के टॉप को रिमूव कर दो। अब जब भी जो भी अगला कैरेक्टर आएगा वो अब स्टैक के टॉप वाले से अपने आप को कंपेयर करेगा। अगर आप स्टैक का टॉप खाली है तो फिर इसको क्या करेगा, इसको अपने आप को स्टैक में रख लेगा कि अब अगला जो कैरेक्टर आएगा वो मेरे से कंपेयर करेगा अपने आप को। ठीक, तो इसमें आपको यही फिगर आउट करना था कि हाँ इसमें स्टैक लग रहा है। बाकी अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया तो उसके बाद फिर कुछ नहीं है आपका, क्योंकि आपको क्या करना है, आप स्टार्टिंग से स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते जाओगे। अगर स्टैक आपका खाली है तो क्या करोगे, स्टैक खाली है तो कुछ नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट उस कैरेक्टर को पुश कर दो कि अगले बार कोई आएगा तो वो मेरे से कंपेयर कर लेगा। लेकिन अगर स्टैक खाली नहीं है तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि स्टैक के टॉप वाले के बगल में हूँ कि नहीं मैं। तो उनका डिफरेंस या तो 1 होना चाहिए या तो फिर वो ZA होने चाहिए। ठीक है, उनको आप किसी और तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं कि आपका 26 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए, या तो डिफरेंस जो होगा वो 26 या 25 जो भी होगा वो होना चाहिए। ठीक, तो क्या करोगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका ये वाला कैरेक्टर तो रिमूव हो ही जाएगा। ये कैरेक्टर रिमूव का मतलब है कि ये स्टैक में तो नहीं जाएगा, और स्टैक में जो टॉप में पड़ा वो भी रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो यही दोनों ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं। उसके बाद आपकी जो बचे हुए कैरेक्टर्स होंगे वो आपके स्टैक में पड़े होंगे उल्टे ऑर्डर में, उनको सबको निकालो और फिर उसके बाद क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे और फाइनली अपना आंसर रिटर्न कर दो। ठीक, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था, बस आपको फिगर आउट करना था कि सिमुलेशन आप कैसे परफॉर्म करोगे। ठीक, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला डेटा स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना था। अगर वो आपने कर लिया तो आइए ये वाला क्वेश्चन देखने से पहले मेरे हिसाब से आप ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्योंकि इसमें सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जो आपका लास्ट वाले में परफॉर्म हो रहा था। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आफ्टर एडजेसेंट रिमूवर्स। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको सेम चीज़ है कि स्ट्रिंग दी हुई है, आपको कोई भी दो अगर एडजेसेंट मिलेंगे तो उसको रिमूव कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या चीज़ नहीं है, उसमें देखो आपको दिया हुआ था कि लेफ्ट मोस्ट हमेशा पेयर ही हटेगा। इसमें क्या है, इसमें ये चीज़ नहीं दी हुई है कि लेफ्ट मोस्ट पेयर हटेगा। इसमें क्योंकि लेफ्ट मोस्ट पेयर नहीं हट रहा है तो इसलिए हमेशा एक यूनिक स्ट्रिंग नहीं आएगी, इसमें आपकी मल्टीपल स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो होगी, जो स्मॉलेस्ट रिजल्टेंट स्ट्रिंग बन सकती है वो आपको रिटर्न करनी है। उसमें केवल एक ही पॉसिबल स्ट्रिंग बन सकती थी क्योंकि एक चीज़ दी हुई थी कि हमेशा लेफ्ट मोस्ट से ही हटेगा। इसमें आपका अगर मान लो 4 पेयर्स हैं तो आप कोई भी पेयर पहले हटा सकते हो, कोई भी पेयर बाद में हटा सकते हो। तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और जब भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं तो आपका हमेशा एक चीज़ काम आती है जो कि होती है DP। ठीक, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, सारी पॉसिबिलिटीज़ देखो, जो बेस्ट आंसर निकले वो आपका रिटर्न करो, ये काम होता है DP का। ठीक, तो इस क्वेश्चन में भी हम फिर DP लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें देखो DP लगेगी कैसे, जैसे अभी हमने जो कैरेक्टर जो स्ट्रिंग ली थी वही हम स्ट्रिंग फिर से लेते हैं। फिर आपका C आ गया और C के बगल में लेट से D आ गया। ठीक, और E आ गया। तो देखो अब इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं, A भी हट सकता है स्टार्टिंग में, ZA हट सकता है, BA हट सकता है, CD हट सकता है, DE हट सकता है। अब इसमें से कौन सा हटाओगे, तो क्या करोगे, सारे हटा के देख लो, एक एक करके सारी हटा के देख लो। देखो तो अब अगर इसको हम एक फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें तो अब देखो इसको किस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग वाले कैरेक्टर को उठा के चलेंगे, हम कहेंगे अब बताओ, देखो स्टार्टिंग कैरेक्टर एक तरीके से हमारा L और R के बीच में स्ट्रिंग जो होगी हमारा, अगर हम स्टेट डिफाइन करने की कोशिश करें तो स्टेट क्या होगी कि L से R तक की मेरी स्ट्रिंग है। अब बता दो कि इसको जब हमने रिमूव किया, इस स्ट्रिंग में हमने जब ऑपरेशन कितनी बार भी जैसे भी परफॉर्म कर सकते थे, तो इसका हमें बता दो कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इस वाली स्ट्रिंग की क्या बन सकती है।
अगर मान लो हमारे पास दो ऐसी स्ट्रिंग होंगी, दोनों के हमने अगर आंसर निकाल लिया तो इनको क्या कर सकते हैं, इनको हम बाद में कॉन्कैटिनेट कर देंगे दोनों की वाली को, तो हमारा फाइनल आंसर पता चल जाएगा हमें। ठीक, अब ये आपको लग रहा होगा कि ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा काम। देखो इसको मान लो आपने क्या किया, इसको मान लो आपने किया कि यहाँ से हम पार्टीशन करते हैं, इधर वाले का आंसर निकाल लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि जहाँ पे ज्वाइन हो रहा हो, मान लो इधर से हमारा आंसर निकल के आया, इधर से आंसर निकल के आया ए बी तो नहीं हो सकता, AZB, मान लो ये आंसर निकल के आया, इधर से आपका आंसर निकल के आया C और Y। अब देखो इनको कॉन्केटिनेट आपने किया तो आपने कहा कि AZBCY ये मेरा फाइनल आंसर होगा। मैंने कहा नहीं, इसमें एक ऑपरेशन अभी भी परफॉर्म हो सकता था। वो कौन सा ऑपरेशन था? वो ऑपरेशन था जो ये बीच वाला है, ये ऑपरेशन अभी भी परफॉर्म हो सकता था। तो मतलब कि इस तरीके से तो नहीं हो सकता कि हम पार्टीशन करते जाएं कि हम यहाँ से पार्टीशन करेंगे या फिर यहाँ से पार्टीशन करेंगे, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो इसमें हमें एक तरफ से लेके चलना होगा कि एक पूरी सबस्ट्रिंग को ही रिमूव करने की तरफ देखना होगा। ठीक, तो देखो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि मान लो स्ट्रिंग कुछ भी हमारी, हम क्या कर सकते हैं, हम पहले कैरेक्टर को उठाएंगे। अभी भी हमारी डेफिनेशन सेम है कि ये L और R के बीच की स्ट्रिंग का लेक्सिकोग्राफिकली रिजल्ट जो भी होगा वो बता दो, स्मॉलेस्ट जो भी स्ट्रिंग बन सकती है इससे वो बता दो। लेकिन हम इसको ट्रांजिशन कैसे करेंगे? ट्रांजिशन के लिए देखो हम पहला कैरेक्टर उठाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसको हम किसके साथ पेयर कर सकते हैं। क्या हम इसको पेयर करना चाहते हैं? नहीं, इसको अगर हम दो पॉसिबिलिटी इसके लिए, इसको या तो हम एज इट इज़ अपने आंसर में रख लें कि ये किसी के साथ पेयर नहीं होगा, या तो ये फिर किसी ना किसी के साथ पेयर होगा। दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर ये किसी के साथ पेयर नहीं हुआ तो ये एज इट इज़ मेरे आंसर में स्टोर हो गया, और फिर अब हमें क्या चाहिए, हमें अब L+1 से लेके R तक का जो भी आंसर है वो लेके आएंगे, उसके आगे इसको अपेंड कर देंगे। ठीक, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसको किसी ना किसी के साथ पेयर करके इसके रिमूव करो। अब देखो इसको किसके साथ पेयर कर सकते हो, तो हम एक क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। इसको पहले इसके साथ पेयर करो, इसको इसके साथ पेयर करके देखो, इसको इसके साथ पेयर करके देखो, इसको इसके साथ पेयर करके देखो, इसको इसके साथ पेयर करके देखो। अब ये किसी के साथ भी पेयर होगा। इसको मान लो अगर B के साथ पेयर कर रहे हो तुम, B के साथ अगर इसको पेयर कर रहे हो तो खाली ये दो कैरेक्टर नहीं रिमूव हो सकते हैं, अब तुम्हें इसके बीच की सबस्ट्रिंग है वो भी रिमूव करनी है। क्यों? क्योंकि ये दो कैरेक्टर तो एडजेसेंट तभी आएंगे ना जब ये बीच की सबस्ट्रिंग पूरी रिमूव हो चुकी होगी। तो अब तुम्हें देखना है कि क्या ये पूरी सबस्ट्रिंग जो है वो पूरी सबस्ट्रिंग रिमूव हो सकती है कि नहीं। तो ये आपकी देखो एक अलग प्रॉब्लम बन गई कि एक पूरी सबस्ट्रिंग है वो रिमूव हो सकती है कि नहीं। ये अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप फिर पता कर सकते हो कि अगर ये पूरी सबस्ट्रिंग रिमूव हो रही है, इसको इसके साथ पेयर करा आपने, ये रिमूव हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि जो इसका आंसर होगा, किसका, मान लो अगर ये K था, तो अब K+1 से लेके R तक का जो भी आंसर होगा मेरा, वो मेरा सारे K के लिए हम चेक कर लेंगे कि जिन K के साथ ये चीज़ हो सकती है कि ये पूरी L से लेके K-1 तक की सबस्ट्रिंग रिमूव हो सकती है। जो K के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है वो सारे K के लिए हम K से लेके R तक की सारी सबस्ट्रिंग पता कर लेंगे। उनमें से जो हमारी मिनिमम होगी लेक्सिकोग्राफिकली जो स्मॉलेस्ट होगी वो हम क्या करेंगे, फाइनली रिटर्न कर देंगे। अब देखो मोटा मोटा काम हो गया हमारा। जो हमने ब्लैक बॉक्स एक अभी बना के रखा है, देखो इसको हम ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई एक तरीका होगा जिससे हम पता कर लेंगे कि ये वाली सबस्ट्रिंग जो है वो पूरी रिमूव हो सकती है कि नहीं। अगर ये चीज़ हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम L को या तो अपने डायरेक्ट आंसर में ऐड कर लें और फिर L+1 से R तक के लिए अपना रिकर्जन कॉल कर दें। अदरवाइज़ क्या है कि इस वाले L को किसी K के साथ पेयर करने की कोशिश करें, इस L को किसी K के साथ पेयर करेंगे और L से लेके K तक की सबस्ट्रिंग रिमूव हो सकती होगी अगर, तो फिर K+1 से R तक के लिए फिर से रिकर्जन कॉल कर देंगे। ऐसे ही सारे K के लिए हम रिकर्जन कॉल कर देंगे तो फिर उसमें से जो मिनिमम होगी वो हमारी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी फाइनली। अब हमें क्या पता करना है, अब हमारा एक सिंपल सा टास्क बचा ये है कि कोई भी सबस्ट्रिंग जो है वो रिमूव हो सकती कि नहीं। अगर ये हम पता कर लें सारी सबस्ट्रिंग्स के लिए तो हमारा काम हो जाएगा। देखो ये कैसे पता करते हैं, ये पता करते हैं हम अपनी गैप स्ट्रैटेजी से। मैं एक बार और इसको डिस्कस कर चुका हूँ, जो हमारा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग वाले वीडियो में आई गेस डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें भी यही होता है। गैप स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती, बस हमारा एक तरीका होता है रिवर्सल का। मैं कहता हूँ इसको गैप स्ट्रैटेजी, आप इसको कुछ भी कह सकते हो, बट हाँ देखो ये तरीका क्या होता है, ये तरीका होता है कि इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप छोटे से लेके बड़े तक की सबस्ट्रिंग के लिए ट्रैवर्स करना चालू करते हो। क्योंकि देखो बड़ी वाली किसी भी सबस्ट्रिंग के लिए अगर हम निकालने की कोशिश करें, मान लो ABCD, इसके लिए अगर आपको निकालना है तो किन्हीं भी दो कैरेक्टर्स को आप फिक्स कर देते हो। पैलिंड्रोम में यही होता था कि लास्ट के दो चेक कर लिया आपने, अब बीच का आपको रिजल्ट पहले से पता होना चाहिए। तो इसका मतलब कि आपको हमेशा
छोटी लेंथ की सबस्ट्रिंग से लेके स्टार्ट करना चाहिए ट्रैवर्स करना, ताकि जब आपको बड़े वाले का आंसर पता करना हो तो उसके लिए आपका छोटा वाला पहले से ही डिसाइड हो। तो इसको मैं कहता हूँ गैप स्ट्रेटजी, क्योंकि देखो इसमें नीचे वाले सारे सेल्स बेकार होते हैं। मान लो अगर आपका ए बी सी ई एफ, ऐसे आपका ए बी सी ई एफ, ठीक। अब हर एक सेल क्या डिफाइन कर रहा है, हर एक सेल एक आपकी स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा है, एक सब स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा है, जिसमें ये वाले सेल्स जो होते हैं वो गैप 0 वाली डिफाइन करते हैं, ये वाले जो सेल्स होते हैं ये गैप 1 डिफाइन करते हैं, ये वाले सेल्स गैप 2 डिफाइन करते हैं, ये वाले सेल गैप 3, ये गैप 4। अब गैप का मतलब क्या है, गैप का मतलब है कि दो, मतलब कि कितनी लेंथ की सबस्ट्रिंग है। अगर गैप 0 है तो इसका मतलब इसमें केवल एक कैरेक्टर है, अगर गैप 2 है इसका मतलब इसमें 2 कैरेक्टर्स होंगे, ठीक। अगर गैप 3 है तो इसका मतलब 4 कैरेक्टर्स होंगे। तो बेसिकली जो भी गैप है वो गैप +1 आपके कैरेक्टर्स होंगे उसमें, ठीक। तो ये वाले अगर डायगोनल पे आप ट्रैवर्स करोगे तो सारे आपको गैप 0 वाले मिलेंगे, यानी कि आपको सारे लेंथ 1 वाले मिलेंगे, ठीक। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, बस इसी तरीके से ट्रैवर्स करते जाना है। अब देखो करोगे कैसे आप, गैप अगर मान लो आपके कोई भी अगर ए बी सी एफ मान लो ये है आपका, ठीक। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसको ये अगर आप पूरा रिमूव कर सकते हो कि नहीं, ये अगर आपको देखना है तो क्या होगा, ये अगर पूरा रिमूव हो सकता है कि नहीं, तो इसके लिए देखो 2 पॉसिबिलिटी है। पहली चीज़ कि ये किसी एक वाले से रिमूव हो जाए, ये अगर मान लो किसी एक के साथ पेयर बना सकता है, ये मान लो अगर बी के साथ पेयर बना सकता है, अगर ये बी के साथ पेयर बना रहा है तो ए से लेके बी के बीच में अगर मान लो ये एल है आपका और ये आपका के है कोई, तो यानी कि l+1 से लेके k-1 तक आपका रिमूव होना चाहिए ऑलरेडी, और k+1 से लेके आपका r तक का जो भी r है वो r तक का कैरेक्टर रिमूव होना चाहिए। तभी ये a और ये b अगर मान लो आपस में पेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से बताता हूँ, ये a अगर b आपस में पेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये a के लिए आप सारों से चेक करोगे कि ये फर्स्ट कैरेक्टर आपका किस किस के साथ पेयर बना सकता है। ये फर्स्ट कैरेक्टर मान लो इसके साथ पेयर बना रहा है अगर, तो इसको हम के कहते थे, ठीक। अगर ये फर्स्ट कैरेक्टर के साथ पेयर बना रहा है तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की सबस्ट्रिंग भी अपने आप में पूरी पूरी रिमूव हो जानी चाहिए मतलब। और फिर ये f के बाद की स्ट्रिंग जो है वो क्या होगी, वो k+1 से लेके आपकी r तक की सबस्ट्रिंग होगी, ये भी पूरी पूरी रिमूव हो जानी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें पूरी पूरी रिमूव हो जाती, क्योंकि देखो अब ये इनकी लेंथ तो हमेशा कम ही होगी ना, जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें से आपने 2 कैरेक्टर पिक कर लिए कि ये दोनों को मैं रिमूव करूँगा, फर्स्ट कैरेक्टर और ये kth कैरेक्टर, इन दोनों को रिमूव करूँगा मैं। तो अब देखो अब यहाँ की एक सबस्ट्रिंग ये आई और एक लास्ट की सबस्ट्रिंग ये आई, अब देखो इनकी लेंथ हमेशा इस वाली सबस्ट्रिंग से छोटी होगी ना, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम हमेशा पहले छोटे वाले को ट्रैवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी लेंथ की सबस्ट्रिंग पहले अगर हम ट्रैवर्स कर लेंगे तो बड़ी वाली के लिए हमें छोटी वाली का आंसर पहले से पता होगा। अब हमें पता है कि ये वाली स्ट्रिंग रिमूव हो सकती है कि नहीं, अगर ये पूरी रिमूव हो सकती है और ये पूरी रिमूव हो सकती है तो हम कह सकते हैं कि ये बड़ी वाली स्ट्रिंग भी पूरी रिमूव हो सकती है। तो हम ये पूरी अपनी एरे भर लेंगे किससे, 1 और 0 से। 1 मतलब कि ये चीज़ रिमूव हो सकती है, 0 मतलब कि ये चीज़ नहीं रिमूव हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जब फाइनल वाला जो हमने डीपी ट्रैवर्स करना चालू किया था तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमें पता करना था, जो हमने अभी अपनी डीपी देखी थी, अपनी डीपी में हमने क्या एक ब्लैक बॉक्स बना के रखा था कि यहाँ से यहाँ तक का रिमूव हो सकता है कि नहीं। अगर यहाँ से यहाँ तक का रिमूव हो सकता है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पूरी मेरी, अगर ये मेरा चीज़ पूरी रिमूव हो सकती है तो हम कह सकते हैं कि k+1 से लेके r के लिए हम रिकर्जन कॉल लगा देंगे दोबारा, ठीक। तो अगर देखो यहाँ पे हम देखें तो देखो ये प्री कंप्यूट में क्या लगाया है, मैंने अपना वही प्री कंप्यूट करने की कोशिश करी कि मेरा कौन सी सबस्ट्रिंग रिमूव हो सकती है, कौन सी सबस्ट्रिंग रिमूव नहीं हो सकती है। ये चीज़ मैं टेम्प में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक। अब देखो गैप वाली स्ट्रैटेजी क्या होती है, गैप वाली स्ट्रैटेजी होती है कि डायगोनल वाइज ट्रैवर्स करेंगे, ठीक। तो पहले हम गैप 1 वाले पर ट्रैवर्स करेंगे, फिर लास्ट में गैप n वाले पर ट्रैवर्स करेंगे, ठीक। और हर एक गैप में आपका हर एक डायगोनल क्या होता है, हर एक डायगोनल आपका 0th वाली रो से स्टार्ट होता है और जो भी गैप है वो वाले डायगोनल से स्टार्ट होता है, ठीक। और ख़त्म कब होता है, सारे डायगोनल्स आपके लास्ट वाले कॉलम पे ख़त्म होते हैं आके, सारे डायगोनल्स आपके लास्ट वाले कॉलम पे आके ख़त्म होते हैं, ठीक। और i++ होता है, j++ होता जाता है डायगोनल में। अब बस क्या करना है आपको, ये देखो एक ट्रैवर्सल का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। ट्रैवर्सल का तरीका है कि आप डायगोनल्स पर ट्रैवर्स कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हो। मैं इसको इस तरीके से ट्रैवर्स करना पसंद करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंट्यूटिव लगता है मेरे को, ठीक। बाकी क्या है, अगर आपके गैप 1 है तो यानी खाली दो कैरेक्टर हैं तो दोनों कैरेक्टर आपके क्या होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए। अगर दोनों कैरेक्टर कंसेक्यूटिव है तो इसका मतलब कि आप दोनों को रिमूव कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं तो अब क्या करोगे, तो अब आप क्या करोगे, लूप लगा के ट्रैवर्स करने की कोशिश करोगे। लूप लगा के आप देखोगे कि अब इसको किस वाले के साथ रिमूव कर सकते हैं। ये जिस वाले के साथ मैप हो जाएगा,
जिस के साथ मैप हो जाएगा। अब हमें बस क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि अब इस के बीच के वाली चीज़ पूरी रिमूव हो जानी चाहिए और k+1 से r तक की पूरी चीज़ रिमूव हो जानी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम टेम्प ऑफ ij में क्या भर देंगे, 1 भर देंगे, अदरवाइज 0 तो मेरा ऑलरेडी भरा हुआ है। बस उसके बाद हम अपनी डी लगा देंगे। डी में क्या है कि अगर देखो मेरा कोई भी कैरेक्टर नहीं बचा है, मेरी मतलब कि स्ट्रिंग मेरा जो आई है वो जे से बड़ा हो गया है, यानी कि मेरा एक इनवैलिड स्ट्रिंग डिनोट कर रहा है एक तरीके से, तो मैं खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा। अगर मेरा आई इक्वल्स टू जे यानी कि एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर कभी भी रिमूव नहीं हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 2 कैरेक्टर कंसेक्यूटिव होने चाहिए तभी रिमूव हो सकते हैं। तो उस केस में क्या करना है, मेरे को ये कैरेक्टर रिटर्न कर दो एज इट इज़। अदरवाइज अगर मेरा डीपी में पड़ा हुआ है तो डीपी से रिटर्न कर दो, वरना क्या करूँगा मैं हमेशा 2 पॉसिबिलिटी है। ये है मेरी नॉट पिक वाली, यानी कि पहला कैरेक्टर मैंने एज इट इज़ अपने आंसर में रख दिया है और फिर मैं i+1 से जे वाली कॉल लगा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे ये वाला मेरा पिक का है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एस ऑफ आई को किसी एस ऑफ के से मैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, एस ऑफ आई से किसी एस ऑफ के से मैप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मैं आई से लेके के तक पूरा रिमूव कर सकता हूँ कि नहीं। ये चीज़ मेरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी चेक करके रखा हुआ है। ठीक, तो अगर मैं आई से लेके के तक पूरा रिमूव कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने कहा कि ये तो रिमूव हो जाएगा। अब मेरे को बस k+1 से जे तक का आंसर चाहिए और इसको मुझे मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करके फाइनली अपना डीपी में रिटर्न कर दूँगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसमें देखो एक चीज़ आपको सीखने वाली थी, अगर आपको गैप स्ट्रेटजी नहीं पता है, ठीक, और एक डीपी का क्या गलत फॉर्म हो सकता है ये भी आपने देखा था कि ये पार्टीशन करने पे अगर इधर का आंसर कंप्यूट करके फिर आप दोनों को कॉन्कैटिनेट कर रहे हो तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो क्या चीज़ गलत है ये भी अगर आपको पता है तो भी आपको कुछ चीज़ें पता है, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ नहीं पता होनी है ना। तो आप फाइनल 4th क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। देखो 4th क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इसको समझने के लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ठीक, तो इसको ध्यान से देखना। 4th क्वेश्चन है कि मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर ट्रेडिंग स्टॉक विद डिस्काउंट्स। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें आपको एक हायरार्की दी है, बेसिकली एक तरीके से आपको एक ट्री दिया हुआ है। आप ट्री बना लेना ये क्वेश्चन पढ़ के, तो आपको अगर क्वेश्चन पढ़ के आप ट्री बनाने की कोशिश करोगे तो आपको फाइनली पता चलेगा कि जो आपका पहला चाइल्ड है, जो आपका रूट है, वो बेसिकली इन लोगों ने कहा है कि वो आपका CEO है। ठीक, तो ये एक रूट देने का तरीका है कि ये CEO है और इसके जो डिसेंडेंट्स हैं वो इसके डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स हैं। ठीक, अब हर एक आदमी के कुछ रिपोर्टीज़ हैं, यानी कि एक तरीके से मान लो ये मैनेजर है तो इसके ये जो है ये सारे रिपोर्टीज़ हैं और ये जो सारे मैनेजर्स हैं ये आपके CEO को रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसे आपके कितनी भी लेवल में हो सकता है, हर एक रिपोर्टीज़ का एक रिपोर्टर है। ठीक, उसके बाद ये सारे लोग इसको रिपोर्ट करेंगे, ये सारे लोग फिर फाइनली सारे लोग जाके मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। ठीक, तो आपको ये लेवल दिया हुआ है। अब आपको और एक चीज़ दी हुई है कि ये आदमी का, हर एक आदमी कोई स्टॉक खरीद सकता है। अब स्टॉक खरीदने का एक कॉस्ट दिया हुआ है और इसको सेल करोगे तो क्या कॉस्ट पे सेल कर सकते हो। बाय कॉस्ट दिया हुआ है, आपको सेल कॉस्ट दिया हुआ है, हर एक आदमी के लिए, CEO के लिए भी है। बाय कॉस्ट दिया हुआ है और सेल कॉस्ट दिया हुआ है, हर एक आदमी के लिए बाय कॉस्ट है और सेल कॉस्ट है। एक कंडीशन दी हुई है कि अगर मान लो आपका डायरेक्ट जो रिपोर्टर है, आप जिसको रिपोर्ट करते हो, उसने मान लो स्टॉक खरीदा, तो अब आपका जो प्राइस होगा वो बाय 2 हो जाएगा। यानी कि आपका प्राइस अगर मान लो 4 था और आपके रिपोर्टर ने स्टॉक खरीदा हुआ है तो आपका जो प्राइस हो जाएगा वो 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो आपके लिए स्टॉक का प्राइस कम हो जाएगा। अब आपको बताना है कि एक बजट है, एक कंपनी का बजट है। अगर ये बजट वाली चीज़ ना होती तो ये क्वेश्चन बहुत सरल होता, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन में एक बजट वाली चीज़ है, बजट आपका मान लो एक X बजट दिया हुआ है आपको टोटल। अब आपको जितने भी स्टॉक्स बाय करने हैं वो एट मैक्स ये X बजट से ही बाय कर सकते हो। यानी कि किसी भी एक आदमी ने कोई स्टॉक बाय किया तो वो इस X में से रिमूव होगा, जितने भी रुपए का वो स्टॉक खरीदेगा वो इस X में से रिमूव होगा। अब क्योंकि ये जो X वाली चीज़ है ये आपकी ग्लोबल लेवल पे है, इसलिए आपको इसमें जो डीपी लगाने में दिक्कत होगी थोड़ी सी। अदरवाइज़ तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता, क्योंकि क्या होता, हर एक आदमी के लिए आपको देखना होता कि ये खरीदोगे कि नहीं। CEO से स्टार्ट करते हैं आप, CEO के लिए आप देखते कि ये स्टॉक खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। अगर खरीदेगा तो फिर एक आप पैरामीटर को लेके चलते, 1 या 0 में डिनोट होता वो कि ये आदमी ने स्टॉक खरीदा है, तो नीचे वाले लेवल के लिए अब क्या, अगर वो 0 आ रहा है तो इसके कॉस्ट को बाय 2 कर दो, अगर 1 आ रहा है तो मतलब कॉस्ट को बाय 2 कर दो, अगर 0 आ रहा है तो कॉस्ट को एज इट इज़ रखो। और फिर उसके बाद इसके लिए भी 2 पॉसिबिलिटी होती है कि अब ये स्टॉक खरीदेगा कि नहीं। अगर ये खरीदेगा तो इसके डिसेंडेंट्स के लिए 1 पास हो जाएगा, अदरवाइज 0 पास हो जाएगा। ठीक, बट क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि आपका जो ये बजट वाली चीज़ है ये आपकी ग्लोबल लेवल पे है, तो इसका मतलब कि अब आप खरीदोगे तो ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी आपको कि ग्लोबल लेवल पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है।
आप डीपी में कभी भी ग्लोबल लेवल पे कोई चीज़ नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता, आप सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आपको ये नहीं पता कि ग्लोबल वाली चीज़ की वैल्यू क्या होगी। तो इसलिए आप इसमें कोई वैसे टाइप की डीपी नहीं लगा सकते हो। इसमें आपको सारी पॉसिबिलिटी ही एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, इसमें आपको सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, और फाइनली आपको देखना पड़ेगा कि आपका आंसर कहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन हवा में नहीं होगा। अगर मैं ऐसे कुछ बोलता जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसको कॉपी पेन लेके आप इसमें बनाने की कोशिश करो, तभी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम हर एक चीज़, हर एक नोड के लिए पहले थोड़ा हाई लेवल पे बात करते हैं। हर एक लेवल के लिए क्या चीज़ हमें पता होनी चाहिए। देखो हर एक लेवल के लिए, हर एक आदमी के लिए अगर हम एक एरे बनाने की कोशिश करेंगे, हर एक आदमी के लिए हम एक एरे बनाने की कोशिश करेंगे, वो एरे कितने साइज़ की होगी? वो एरे होगी बजट साइज़ की, 0 1 2 3 4 5 6। मान लो बजट था 6, तो अब ये होगा 0 से लेके बजट साइज़ की एक एरे बनाने की कोशिश करेंगे हर एक आदमी के लिए। ठीक, हर एक आदमी के लिए। ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि मैं और मेरा पूरा सब ट्री, मैं और मेरा पूरा सब ट्री सारी जितनी भी कंडीशंस दी हो वो सबको फॉलो करते हुए, अगर मैं 0 रुपये खर्च करूँगा, मैं और मेरा पूरा सब ट्री अगर 0 रुपये खर्च करेगा, तो जो भी स्टॉक खरीद के बेच के जितना भी करके क्या मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है। मैं और मेरा पूरा सब ट्री सारी चीज़ें फॉलो करेगा, तो 1 रुपये अगर मेरा बजट हो तो मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ, मैं और मेरा सब ट्री। अगर 2 रुपये हो तो मैं और मेरा सब ट्री कितना प्रॉफिट कमा सकता है, अगर 3 रुपये हो तो मैं और मेरा सब ट्री पूरा कितना प्रॉफिट कमा सकता है। ऐसे करते करते सारी चीज़ें भरी होंगी। ठीक, अब आपको देखो ये चीज़ दिख रही होगी कि फाइनल आंसर कहाँ पे पड़ा होगा। फाइनल आंसर सीईओ के लिए अगर आपकी ये एरे बनी हुई है, सीईओ या फिर रूट वाले नोड के लिए अगर आपकी एरे बनी हुई है, तो आपका इनमें जो सबका मैक्स होगा, सबका जो मैक्स होगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, फाइनल आंसर ये 6 पे क्यों नहीं पड़ा होगा? बजट पे, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि सारे रुपए खर्च कर दो। ठीक, ज़रूरी नहीं कि अगर आपका बजट 6 था तो टोटल 6 रुपये खर्च करके ही आपका आंसर है। नहीं, आपका 1 रुपये खर्च करके भी आंसर आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है, 4 पे भी, 5 पे भी, और फाइनली 6 पे भी आ सकता है। तो सबका आपको मैक्स निकालना पड़ेगा। ठीक, अब देखो ये एरे आप कंप्यूट कैसे करोगे? अब ये एरे कंप्यूट करने के लिए ही मेन सारा खेल है। ठीक, अब किसी भी एक आदमी की एरे कंप्यूट करने के लिए आपको उसकी चिल्ड्रेंस की ये वाली एरे पता होनी चाहिए। अब मान लो हम मानते हैं कि हमें चिल्ड्रेंस की वाली एरे पता है। अब चिल्ड्रेंस की अगर मान लो एरे पता है, तो अब हमें किसी भी रिपोर्टर की एरे निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, अब ये देखते हैं। ठीक, देखो रिपोर्टर के लिए मैंने मान लिया है स्टार्टिंग में कि ये कुछ भी नहीं बना सकता है, इसका बजट चाहे जितना भी हो ये कुछ भी नहीं बना सकता है। और हमने क्या किया, हमने चिल्ड्रेंस की एरे पता कर ली। चिल्ड्रेंस की एरे मान लो पता कर ली, ये 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, 1 है, 4। ठीक, मान लो 0 1 2 3 4 5। ऐसे ही आपका यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ पड़ी होंगी, 6 4 2 3 4 5। ठीक, मान लो कुछ वैल्यूज़ पढ़ाई। अब देखो इसने कहा कि मेरे को 0 मेरा बजट है, 0 बजट है। अब बताओ कि मेरा मैक्सिमम बजट क्या बन सकता है। मेरे चिल्ड्रंस तुम लोग बताओ, क्योंकि मेरे को क्या स्टोर करना है, मेरे पे स्टोर होगा मैं और मेरे चिल्ड्रंस स्टॉक खरीद के बेच के क्या मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर मेरा बजट 0 है। इसने कहा देखो लेफ्ट वाले का बजट है 5, लेफ्ट वाला 5 प्रॉफिट लेके आएगा 0 बजट पे, ये लेके आएगा 6 प्रॉफिट। तो मैं कौन सा रखूँगा? मैं दोनों का जो मैक्सिमम वो रखना चाहूँगा ना, तो मैं अपने पे 6 रख लूँगा। ठीक, अब देखो अब मेरा बजट क्या है, अब मेरा बजट है 1 बजट पे क्या लेके आऊँगा? 1 बजट पे मैं लेके आऊँगा 0 वाला प्लस क्या होगा, जो 1 वाले लेवल पे दोनों का मैक्स हो। देखो दोनों का मैक्स क्या होगा, इसका मैक्स है 4, इसका मैक्स क्या है, इसका मैक्स भी 4, यानी कि दोनों 1 बजट पे अगर एक कॉस्ट है इनका, तो दोनों क्या लेके आते हैं, दोनों 1 लेके आते हैं। अब देखो ये ले पे तो नॉर्मली भर देते हैं। ठीक, अब देखो आगे तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ। देखो अगर हम 2 लेते हैं, तो अब इस 2 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इस 2 के लिए एक पॉसिबिलिटी है कि इसका वाला 2 उठा लो, एक पॉसिबिलिटी है कि इसका वाला 2 उठा लो, एक पॉसिबिलिटी है कि इसका वाला 2 उठा लो। ठीक, इसके 2 का जो भी मैक्सिमम बजट है वो उठा लो। एक पॉसिबिलिटी कि इसका 1 उठा लो और इसका भी 1 उठा लो। एक पॉसिबिलिटी है कि इसका 1 उठा लो और इसका ही 1 फिर से उठा लो। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी मतलब कि आपकी बहुत सारी, फिर से तो नहीं उठा सकते हो, लेकिन मान लो पास 3 लोगों की वैल्यूज़ हैं, 3 लोगों की आ रहे हैं, तो अब आपके पास देखो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई कि अगर मान लो आपको 3 बनाना है तो क्या क्या बंद कर सकते हो। या तो इसका 2 उठा लो, इसका 1 उठा लो, या तो 2 इसका उठा लो, इसका 1 उठा लो, किसी एक का 2 उठा लो, किसी एक का 1 उठा लो, या तो 1 1 1 तीनों का उठा लो, या फिर किसी का 0 उठा लो, किसी का 3 उठा लो। ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी हैं। ठीक, तो अब अगर इसको आपको कंबाइन करना है तो कैसे कंबाइन करोगे?
देखो अब इसको कंबाइन करने के लिए आपके पास एक तरीका है कि एक एक करके एक एक का आपको आंसर इस वाले में स्टोर करते जाना है। देखो मैं कहता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में पहले एक एरे बना के रख ली, ठीक, खाली एरे बना के रख ली, इसमें अभी तक किसी का कुछ भी नहीं स्टोर्ड है। अब मैं पहले चिल्ड्रन को देख के इस एरे को अपडेट करता हूँ, पहले चिल्ड्रन को देख के इस एरे को अपडेट करता हूँ, ठीक, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक, पहले चिल्ड्रन को देख के इस एरे को अपडेट करता हूँ। देखो पहले चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग पहले तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग भर जाएगी कि 0 के लिए 5 हो सकता है, इसके लिए 4 हो सकता है, इसके लिए 2 हो सकता है, इसके लिए 3 हो सकता है, इसके लिए 1 हो सकता है, इसके लिए 4 हो सकता है, ऐसे ही इसके लिए जो भी हो वो हो सकता है, ठीक। पहले तो ये सारी चीज़ें भर लो। इसके बाद क्या कर सकते हो आप, इसके बाद देखो अगर आपको 0 पता है पिछले तक का, पहली वाली एरे भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक, ये मान लो 0 0 0 0 0 0 0, ठीक। अब देखो पहले वाली एरे का आपको 0 पता है, अब आप देखोगे अगले वाले बंदे के लिए, मान लो आप, ठीक, ये वाले के लिए तो ऐसे ही एज इट इज़ भर जाएगी, है ना, ये वाले के लिए तो कुछ और नहीं कर सकते हो आप, ये वाले के लिए तो एज इट इज़ भर जाएगी। अब मान लो अगला बंदा आपके पास आया, अगला बंदा आया, वो कह रहा है कि मैं एक बजट पे 6 ला सकता हूँ, 3 ला सकता हूँ, 4 ला सकता हूँ, 2 ला सकता हूँ, 5 ला सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखो अब आप अपनी एरे को फिर से भरने की कोशिश कर रहे हो, फिर से इस एरे को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो। अभी तक अपडेटेड एरे ये है, अब फिर से आप अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो। अब देखो कैसे अपडेट करोगे। आपने कहा कि देखो ये मेरा 6 ला सकता है, ये वाला बंदा मेरा 6 ला सकता है, और ऑलरेडी मेरा 0 पे 5 आ चुका है, ऑलरेडी मेरा 0 बजट खर्च करके 5 रुपये आ चुका है, और ये क्या कर सकता है, ये मेरा 1 रुपये दे के 6 ला सकता है। तो मतलब कि अगर मैं 1 रुपये दे के टोटल 0, अगर मैं अपने वाले का 0 उठा लूँ और इसका 1 उठा लूँ तो मैं क्या ला सकता हूँ, तो मैं टोटल 11 ला सकता हूँ, ठीक। अगर मैं अपने का 0 उठाऊँ और इसका 2 उठा लूँ तो मैं 2 पे क्या ला सकता हूँ, 2 पे मैं 8 भी ला सकता हूँ। अगर मैं अपने का 0 उठा लूँ और इसका क्या उठा लूँ, इसका 3 उठा लूँ तो मैं 3 पे क्या ला सकता हूँ, 3 पे 9 ला सकता हूँ। अगर मैं अपना 0 उठा लूँ और इसका 2 उठा लूँ तो मैं क्या ला सकता हूँ, सॉरी इसका 4 वाले का बजट उठाना है तो मैं अपने 4 वाले पे क्या ला सकता हूँ, 4 वाले पे 5 और 2 7 ला सकता हूँ। ऐसे मैं अपना 0 उठा लूँ, इसका 5 वाले का बजट उठा लूँ तो मैं 5 वाले पे 10 ला सकता हूँ, ठीक। ये तो हुई केवल 0 उठाने के बाद। अब मैं अपना 1 उठा लूँ और इसका 1 उठा लूँ तो मैं 2 वाले पे क्या ला सकता हूँ, मैं 2 वाले पे 6 4 10 ला सकता हूँ। अभी तक क्या पड़ा मैक्सिमम अभी तक 8 ला सकता हूँ, तो अब मैं 6 4 10 ला सकता हूँ, तो इसको अपडेट कर दूंगा। तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, जो मैं अभी तक ला सकता हूँ और जो ये मेरे को लेके आ रहा है, दोनों को हम मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे अपने का 1 और इसका 1 उठा के मैं 2 वाले को अपडेट कर दूंगा, मैं अपना 2 और इसका 1 उठा के मैं 3 वाले को अपडेट करूँगा, मैं अपना 2 इसका 2 उठा के 4 वाले को अपडेट कर दूंगा, अपना 2 इसका 3 उठा के 5th वाले को अपडेट कर दूंगा, अपना 2 इसका 4 उठा के 6th वाले को, अपना 2 इसका 5th उठा के 7 वाले को। तो n स्क्वायर के लूप में मैं अपना ये पूरी एरे अपडेट कर सकता हूँ कि नहीं, ये चीज़ आपको समझ में आ रही कि नहीं। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो एक कॉपी पेन उठाओ और उसमें देखने की कोशिश करो कि क्या क्या चीज़ें आपकी पॉसिबिलिटी हैं। देखो ये एक ऐसा एक क्वेश्चन भी होता है कि मान लो आपके पास दिया होता है 2 4 और 5 के आपके पास कॉइन्स है मान लो आपके पास, तो आप क्या क्या सम बना सकते हो। तो उस केस में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको पता होता है कि आप 0 सम बना सकते हो। अब देखो ये 2 आया, 2 वाला कॉइन है आपके पास, तो क्या कर सकते हो आप, 0 अभी तक बन सकता था तो अब आप क्या बना सकते हो, आप 2 भी बना सकते हो। अब आपके पास 4 आया तो 4 इस 0 के साथ मर्ज होकर 4 बना सकते हो अब आप, और ये 4 इस 2 के साथ मर्ज होकर 6 भी बना सकते हो आप। ऐसे अब आपके पास 5 आया, 5 इस 0 के साथ मर्ज होकर 5 बना सकते हो, और 5 इस 2 के साथ मर्ज होकर 7 बना सकते हो, 5 इस 4 के साथ मर्ज होकर 9 भी बना सकते हो, ठीक। तो देखो अब आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई कि क्या क्या आप बना सकते हो। यही सेम चीज़ आपकी वहाँ पे भी यूज़ हो रही कि अभी तक मान लो अगर मैं वन वाला बजट यूज़ करके 5 बना सकता था, तो अब मैं 1 और इसका 2 वाला बजट उठा के 3 वाले पे पता कर सकता हूँ कि मैं 5 और 2 7 बना सकता हूँ, ठीक। यही सेम लॉजिक जो यहाँ पे यूज़ हो रहा था वही सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो अब देखो अब आपके लिए क्या है, हर एक आदमी के लिए 2 एरे बनेंगी। पहली एरे 2 एरे क्यों बनेंगी, 2 एरे इसलिए बनेंगी क्योंकि देखो एक हो सकता है कि आपके जो आप एक बार एक एरे बनेगी कि आपने खरीदने की कोशिश करी, स्टॉक यहाँ पे खरीदा, स्टॉक अगर यहाँ पे खरीदा, एक है कि स्टॉक यहाँ पे नहीं खरीदा। अगर आप स्टॉक खरीदोगे तो आपका चिल्ड्रन वाली एरे कौन सी आएगी, चिल्ड्रन वाली एरे वो आएगी जिसमें वो लोग अपना कॉस्ट बाय 2 कर रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए आप क्या होगा, उनके लिए आप कॉस्ट प्राइस जो है वो बाय 2 हो गया है। अगर आपने स्टॉक बाय नहीं किया है
तो आपके चिल्ड्रन क्या होंगे, आपके चिल्ड्रन उसी प्राइस पे ही स्टॉक खरीदेंगे। ठीक, तो आपके पास हर एक आदमी के लिए दो दो एरे होंगी। एक एरे होगी जिसमें आप वो स्टॉक बाय कर रहा होगा, एक एरे होगी जो इसमें वो स्टॉक बाय नहीं कर रहा होगा। अब स्टॉक बाय कर रहा है तो भी दो पॉसिबिलिटी हैं, क्या कि आपके पेरेंट से क्या आ रहा है, पेरेंट से या तो 1 आ रहा होगा या तो 0 आ रहा होगा। ठीक, अगर पेरेंट से 1 आ रहा है तो इसका मतलब कि आप स्टॉक बाय करोगे लेकिन बाय 2 प्राइस पे। अगर पेरेंट से 0 आ रहा है तो आप स्टॉक बाय करोगे लेकिन बाय 2 प्राइस पे। ठीक, एक बार अगर मैं इसका कोड आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो कोड दिखाते दिखाते समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, देखो ये मेरी सॉल्व वाली एरे है। ठीक, देखो ये मेरी सॉल्व वाली एरे है, इसमें हम देखते हैं। देखो पहले मेमोइज वगैरह छोड़ देते हैं, मेमोइज कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। लेकिन देखो मैंने क्या किया, मैंने पेरेंट 1 बनाया, पेरेंट 1 बनाया और पेरेंट 2 बनाया। एक है कि मैं स्टॉक खरीदने की कोशिश करूँगा, एक है जिसमें मैं स्टॉक नहीं खरीदूंगा। ठीक, पेरेंट 1 में मैं स्टॉक नहीं खरीदूंगा तब मेरी पेरेंट वाली एरे क्या बनेगी। पेरेंट 2 है कि मैं स्टॉक खरीदूंगा तब मेरी पेरेंट वाली एरे क्या बनेगी। ठीक, अब मैंने क्या किया, अपने चिल्ड्रंस पे लूप लगाया, चिल्ड्रंस की एरे लेके आ रहा हूँ 1 बाय 1। पहले चिल्ड्रन की एरे लेके आया यहाँ पे। ठीक, अभी मैं स्टॉक खरीद नहीं रहा हूँ इसलिए मैं 0 पास कर रहा हूँ। 0 मतलब कि 0 पास हो रहा है, इसका मतलब कि मैंने स्टॉक नहीं खरीदा है। मैंने स्टॉक नहीं खरीदा तो मतलब कि मेरे चिल्ड्रंस के पास पॉसिबिलिटी वाली नहीं होगी जिसमें वो डिवाइड बाय 2 कर सके। ठीक, तो अगर मैंने अपने रिकर्जन कॉल किया, रिकर्जन ने मेरे को क्या दी, एरे दी जो मेरे चिल्ड्रन की एरे है। चिल्ड्रन की एरे क्या डिनोट कर रही है कि वो और उसके पूरे सब ट्री में हर एक बजट के लिए मैक्सिमम क्या आंसर आ सकता है, मैक्सिमम क्या प्रॉफिट हो सकता है। ठीक, वाली एरे आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया क्या चीज़ कि n स्क्वायर का लूप लगा के मैं इस एरे को अपडेट कर लूँगा। n स्क्वायर का लूप लगा के मैंने अपनी पेरेंट एरे को अपडेट कर लिया। ठीक, एक बीच में टेम्प लिया और अपनी पेरेंट एरे को फाइनली अपडेट करके रख लिया। ठीक, ऐसे ही मैं सारे चिल्ड्रंस के लिए करूँगा। सारे चिल्ड्रंस के लिए करने के बाद मेरी पेरेंट एरे में फाइनल स्टोर होगा जब मैंने अभी स्टॉक नहीं खरीदा है। इसका आंसर मेरा पेरेंट 1 वाली एरे में पड़ा होगा। ठीक, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं स्टॉक खरीदूंगा। अब मैं स्टॉक खरीदूंगा तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कि मैं किस प्राइस पे खरीदूंगा। अगर मेरे लिए हाफ की वैल्यू 1 है तो मतलब कि मैं आधे प्राइस पे खरीदूंगा। अगर मेरे लिए हाफ की वैल्यू 0 है तो मतलब कि मैं पूरे प्राइस पे खरीदूंगा। ठीक, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा जो फ्यूचर की वैल्यू है माइनस जो बाय की वैल्यू है। ठीक, प्रॉफिट निकाल लिया मैंने अपना। अब बाय अगर मैं जिस प्राइस पे कर रहा हूँ वो प्राइस मेरा बजट से छोटा होना चाहिए। अगर वो प्राइस मेरा बजट से ज़्यादा तो मैं खरीद ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा बजट ही तो डिसाइड कर रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू किस प्राइस पे मैं खरीद सकता हूँ। ठीक, अगर मेरा वो बजट से कम है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं सेम चीज़ फिर से करूँगा। सेम वाली देखो कॉल फिर से लगी, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार 1 पास होगा क्योंकि मैंने खरीदा है। तो इस बार मेरे को फिर से एरेज आ गई जिसमें मेरे चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, मेरे चिल्ड्रन डिस्काउंट का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। वो वाली एरे आई मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, इससे फिर से अपनी कौन सी एरे निकालूंगा, अपनी पेरेंट 2 की एरे निकाल लूँगा। पेरेंट 2 की एरे निकालने के बाद, लेकिन देखो पेरेंट 2 की एरे निकाली मैंने, लेकिन अब इसमें क्या चाहिए, इसमें अभी तक मेरे चिल्ड्रन का चीज़ पड़ी हुई है। मैंने भी तो लेकिन स्टॉक खरीदा है ना, पिछले वाले में मैंने कुछ नहीं किया था तो मेरी जो चिल्ड्रन की एरे आई थी वो एज इट इज़ मेरी एरे बन गई थी। इसमें लेकिन मैंने स्टॉक खरीदा है। अब क्योंकि मैंने स्टॉक खरीदा तो मैं अपनी वैल्यू को भी अपेंड करने की कोशिश करूँगा। तो मतलब कि हर एक आदमी के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने बाय प्राइस पे स्टॉक खरीदा है तो मतलब कि आई माइनस बाय, यानी कि जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है वो माइनस जिस वाले बजट की बात हो रही है, जिस बजट की बात हो रही है माइनस मैंने जितने प्राइस पे खरीदा है वाली वैल्यू उठाई मैंने। और साथ में अब मैं उसमें कितना अपेंड कर सकता हूँ, मैं उसमें इस प्रॉफिट को अपेंड कर सकता हूँ जितनी चीज़ मैं एक्स्ट्रा लेके आया हूँ। देखो हवा में नहीं समझ में आएगा। ठीक, अगर मैं जो चीज़ बताता जा रहा हूँ वो आप सुनते जा रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। अब आप इसको देखने की कोशिश करो, इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, कॉपी पेन उठाओ, एरे बनाओ, एक्चुअल एरे बनाओ। एक्चुअल कोई छोटा टेस्ट केस उठा लो, उसके लिए एक्चुअल एरे बनाओ कि अब मैंने स्टॉक खरीदा है तो मेरी जो फाइनल पेरेंट 2 वाली एरे है वो किस तरीके से अफेक्ट होगी स्टॉक खरीदने पे मेरे। अगर आपने ये दोनों एरेज बना ली हैं तो अब आप क्या कर सकते हो, आप फाइनल एरे, जब इनको फाइनल एरे एक चूज़ करनी पड़ेगी ना आपको, तो फाइनल एरे क्या होगी, दोनों को मर्ज कर दोगे। फाइनल एरे दोनों को मर्ज करोगे यानी कि पेरेंट 1 वाली एरे और ये वेल वाली एरे। ठीक, क्योंकि देखो पेरेंट 2 वाली एरे थी उसमें अब मैंने अपना जो स्टॉक खरीदा है उसको जब मैंने उसकी वैल्यूज़ को अपेंड किया तो मैंने ये वेल वाली एरे निकाली। तो अब पेरेंट और वेल वाली एरे में से मैक्सिमम उठाता जाऊँगा मैं। मैक्सिमम जब उठाऊँगा तो मेरे को फाइनल एरे अपनी पता चल जाएगी। ठीक, और फिर उसके बाद इसको मैं मेमोराइज कैसे कर सकता हूँ, मेमोराइज कर सकता हूँ कि जो भी मेरा जिस भी नोड की बात हो रही, किसके सब ट्री की बात हो रही, और एक दूसरी वैल्यू क्या है जो चेंजिंग पैरामीटर है आपका, वो है कि आपने अभी तक इस वाली नोड पे स्टॉक खरीदा है कि नहीं खरीदा है। इन दो पे
हो रही है और आपकी स्टोर क्या चीज़ हो रही है, आपकी ये वाली एरे स्टोर हो रही है। और फाइनली आंसर कहाँ पे पड़ा होगा, ये मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, जीरो के लिए कॉल तो कर दोगे, लेकिन आप क्या करोगे, पूरा ट्रैवर्स करके आंसर निकालोगे। आपको ये नहीं कि फाइनल बजट वाले स्टोर पे पड़ा होगा, क्यों, क्योंकि आपका ये ज़रूरी नहीं कि पूरे सारा आपने पूरा बजट खत्म कर दिया तभी आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे 1 पे भी मिल सकता है, 2 पे भी मिल सकता है, ऐसे करते करते बजट पे भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसलिए आप ट्रैवर्स करके फिर मैक्सिमम निकालने की कोशिश करोगे। देखो अब इसमें आपको एक चीज़ दिक्कत दे सकती है, वो ये चीज़ है कि आपका जब आपने स्टॉक खरीदा तो ये क्या चीज़ मैंने लिख दी है, तो ये आप देखने की कोशिश करो कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक, अगर आप एरे बनाओगे, देखो बस आप 2 एरे बना लो, आप किसी भी 2 लेवल तक के लिए कंप्यूट करने की कोशिश कर लो। इस वाले के लिए ही अगर आपने खाली अपनी एरे बना के अपना कंप्यूट करने की कोशिश करी, पूरा ड्राई रन अगर आपने करने की कोशिश कर ली इसके लिए ही केवल, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, क्योंकि इसमें जो एक चीज़ दी हुई थी, देखो नैपसैक है ये, लेकिन एक नेस्टेड लेवल पे नैपसैक है। नैपसैक में भी आपका केवल 2 ही चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन आपका 3D में चला गया है, क्योंकि देखो एक तरीके से तो मैं 2D अपनी डायमेंशनल वो बना रहा हूँ और उसमें स्टोर क्या कर रहा हूँ, उसमें अपना एक पूरा वेक्टर स्टोर कर रहा हूँ, तो 3D में आ गया। नैपसैक आपका 2D होता है, ये 3D हो गया। ठीक, तो इसलिए आपका विजुलाइज नैपसैक एक बार भले आप विजुलाइज कर भी लो, बट हाँ ये 3D में विजुलाइज करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसको अगर आप जब तक आप लिखोगे नहीं कॉपी पेन पे, और लिखने में देखो कोई दिक्कत नहीं है, लिखोगे जितना लिखोगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक, तो अगर फिर भी आपको कोई भी पार्ट में कोई भी डाउट लग रहा हो तो मुझसे कमेंट में पूछो, आई वुड लव टू आंसर दैट। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।